हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इस सेशन में प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर करेंगे। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जितने भी गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि गेट 2000 में पूछा गया हुआ है, काफी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। ए स्टीम टरबाइन रिसीव्स स्टीम स्टीडीली एट 10 बार विथ ए एंथैल्पी ऑफ 3000 किलोजूल पर केजी। एक स्टीम टरबाइन है, उसमें स्टीम 10 बार प्रेशर पर एंड उसका एंथैल्पी कितना है 3000 किलोजूल पर केजी वो इंटर कर रहा है एंड डिस्चार्जेस एट 1 बार with an enthalpy of 2700 किलोजूल पर केजी। और जब वो लीव करता है टरबाइन से, जब बाहर निकलता है तो उसके पास कितना एंथैल्पी है 2700 किलोजूल पर केजी। द वर्क आउटपुट इज 250 किलोजूल पर केजी। वर्क आउटपुट कितना है 250 किलोजूल पर केजी है। द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द टरबाइन केसिंग टू द सराउंडिंग्स इज इक्वल टू। तो बताइए टरबाइन केसिंग से सराउंडिंग में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो चलिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ किया जाए, ध्यान देंगे आप लोग। ये हमारा टरबाइन है। दिस सेक्शन इज वन सेक्शन पर स्टीम इंटर कर रहा है एंड दिस इज सेक्शन 2, यहाँ से स्टीम लीव कर रहा है। और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। आपसे कह रहा है कि 10 बार प्रेशर पर इंटर कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ का प्रेशर P1 10 बार है और यहाँ का स्पेसिफिक इंथैल्पी H1 गिवन है 3000 किलो जूल पर केजी। ओके, एंड यहाँ पर देखिए जब लीव कर रहा है तो उस टाइम प्रेशर माय डियर 1 बार है एंड इंथैल्पी 2700 किलो जूल पर केजी। के बाद देखिए वर्क आउटपुट हमें दिया हुआ है 250। यहाँ से वर्क आउटपुट कितना मिल रहा है WT इज इक्वल टू 250 किलो जूल पर केजी एंड चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल। ओके, तो हमसे यहाँ पर हीट ट्रांसफर पूछा जा रहा है, केसिंग से सराउंडिंग में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, SFEE अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग SFE, देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पर माय डियर WT इज इक्वल टू H1 माइनस H2 का जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो डायरेक्ट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एजम्पशंस लिया था कि हीट ट्रांसफर जीरो होगा, इंसुलेटेड हमने एजम्पशंस लिया था। बट यहाँ पर हमसे हीट ट्रांसफर पूछा जा रहा है, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर जीरो हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। ओके, तो आप बेहतर है कि आप SFE अप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या था H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस स्मॉल q is equal to H2 plus C2 square by 2 plus GZ2 plus W. This is WT. अब क्वेश्चन में देखिए काइनेटिक एनर्जी चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया गया है, दैट मीन्स ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज को भी नेग्लेक्ट किया गया है, सो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसल आउट। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, तो H1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस WT। अब यहीं पर देखिए आपको वैल्यूज दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, हमें Q निकालना है।
तो Q इज इक्वल टू H2 प्लस WT माइनस H1। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। H2 कितना दिया हुआ है देखिए 2700 प्लस WT कितना है 250 माइनस H1 कितना है 3000। तो यहां से देखिए आपका कितना आ गया -50 किलो जूल पर केजी। यहाँ पर देखिए हीट ट्रांसफर माइनस आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है माय डियर कि हीट का लॉस हो रहा है। हीट का लॉस से आप क्या समझते हैं? हीट लॉस का मतलब है कि टरबाइन से सराउंडिंग में हीट का लॉस हो रहा है। दिस इज क्यू। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि टरबाइन केसिंग से सराउंडिंग में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो वो क्या होगा माय डियर? 50 किलो जूल पर केजी। तो हीट ट्रांसफर from the turbine casing to the surroundings कितना होगा माय डियर? 50 किलो जूल पर केजी। यानी यूनिट केजी में 50 किलो जूल का हीट ट्रांसफर यहाँ पर माय डियर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर ऑप्शन में किलो जूल पर केजी तो है नहीं, तो आप इसको कैसे टिक कर रहे हैं? तो माय डियर आप यहाँ पर खुद देखिए, आपको यहाँ पर इंथैल्पी दिया हुआ है किलो जूल पर केजी में, तो वहां पर हीट ट्रांसफर भी क्या आएगा? किलो जूल पर केजी में। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो यूनिट मास के लिए दिया गया है। दिस ऑप्शन इज फॉर यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब यह है कि ये पर केजी के लिए दिया हुआ है। तो ये आपको सोच के चलना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, ए स्मॉल स्टीम व्हिसल परफेक्टली इंसुलेटेड, ध्यान से देखिए, परफेक्टली इंसुलेटेड एंड डूइंग नो सॉफ्ट वर्क, कोई सॉफ्ट वर्क भी नहीं हो रहा और उसे परफेक्टली इंसुलेट किया गया है, causes a drop of 0.8 kilojoule per kg in enthalpy of steam from entry to exit। कह रहा है कि एंट्री से एग्जिट जाने में स्टीम का एंथैल्पी 0.8 किलोजूल पर केजी ड्रॉप कर जा रहा है। ड्रॉप मतलब घट जा रहा है। इसका क्या मतलब है माय डियर? कि H1 ज्यादा होगा, H2 कम होगा। H2 क्या है? एंथैल्पी एट एग्जिट। H1 क्या है? एंथैल्पी एट एंट्री। तो एग्जिट पे डिक्रीज कर जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। दैट मीन्स H1 ज्यादा होगा, एंट्री पर एंथैल्पी ज्यादा है। और कितना घटा है देखिए, तो H1 माइनस H2 ये कितना दिया हुआ है? 0.8 किलो जूल पर केजी। ओके, चलिए अब देखिए, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम एट एंट्री इज नेग्लिजिबल, यानी काइनेटिक एनर्जी जो एंट्री पर है उसे नेग्लिजिबल मान लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? दैट मीन्स जो C1 वेलोसिटी है उसे हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। C1 वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, अब आप यहाँ पर SFEE भी अप्लाई कर सकते हैं या विदाउट SFEE के भी सॉल्व कर सकते हैं। अप्लाई SFEE। आइए देखिए, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस DZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस WCB। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन कौन सा एजम्पशंस लिया गया है उसे आप कंसिडर कीजिए। फर्स्ट इज कह रहा है कि एंट्री पर काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। इंसुलेटेड है, दैट मीन्स क्यू जीरो हो जाएगा माय डियर। ओके, फिर देखिए यहाँ पर कोई वर्क भी नहीं है,
नो वर्क। ओके, अब यहाँ पर देखिए, क्या क्वेश्चन में कहीं भी आपको पोटेंशियल हाइट दिया हुआ है, पोटेंशियल हिट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। Z1 और Z2 नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो वैल्यू नहीं दिया हो उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स GZ1 और GZ2 यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के केस में Z1 और Z2 क्या हो जाएगा माय डियर, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय, ओके। अब यहाँ से आइए, तो H1 माइनस H2 विल बी इक्वल टू C2 स्क्वायर बाय 2। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको बताया था, आई होप कि आपको याद होगा। देखिए क्वेश्चन में H1 माइनस H2, इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, किलो जूल पर केजी दिया हुआ है माय डियर। बट इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है माय डियर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जूल पर केजी के इक्विवेलेंट होगा। ये जूल पर केजी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था। तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो हम लोग 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। H1 माइनस H2 गिवन है 0.8 किलो जूल पर केजी इज इक्वल टू C2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1600। तो C2 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1600, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। तो C2 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। और C2 क्या है माय डियर, वेलोसिटी एट एग्जिट। और यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम एट एग्जिट, एग्जिट पर कितना वेलोसिटी होगा, ये हमें फाइंड आउट करना था। और इसका आंसर क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन माय डियर गेट 2001 में पूछा गया हुआ है, 2 मार्क्स का। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी आसान क्वेश्चन है। ये गेट 2004 में पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन है, ए गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर इज कंप्रेस्ड। एक सिलेंडर में गैस रखा हुआ है और उस गैस को कंप्रेस किया जा रहा है। द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन, इसे कंप्रेस करने के लिए जितना वर्क का रिक्वायरमेंट है वो हमें दिया हुआ है 5000 किलो जूल। अब देखिए, कंप्रेशन वर्क हमें दिया हुआ है, तो ये वर्क क्या होता है, निगेटिव होता है। सिस्टम पर वर्क किया जा रहा है, दैट इज दिस वर्क विल बी निगेटिव। यानी यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पर देखिए, W वर्क यहाँ पर माइनस में है, माइनस 5000 किलो जूल। ये चीज प्लस माइनस का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में प्लस माइनस का ही वहां पर दिया गया है। एक माइनस 7000 है, फिर प्लस 7000, माइनस 3000 प्लस 3000, तो माइनस का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर कंप्रेशन वर्क है तो वो निगेटिव होता है। अब देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान हीट इंटरेक्शन ऑफ 2000 किलो जूल, अब हीट ट्रांसफर भी दिया हुआ है 2000 किलो जूल, causes the surroundings to be heated। कह रहा है कि प्रोसेस के दौरान 2000 किलो जूल का हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण सराउंडिंग्स हीट हो जा रहा है। तो अब आप सोचिए सराउंडिंग हीट कब होगा। मान लीजिए ये सिस्टम है माय डियर, दिस इज सराउंडिंग। सराउंडिंग हीट कब होगा, जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगा। यानी सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट का लॉस हो रहा है। सिस्टम में हीट का लॉस हो रहा है, और हीट लॉस को हम लोग निगेटिव से दिखाते हैं, माइनस साइन से दिखाते हैं। सो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, DQ विल बी
-2000 किलो जूल। ओके, चलिए अब इसके आगे देखिए, द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। तो प्रोसेस के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंजेस आएगा ये बताइए। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें वर्क मालूम है, हीट ट्रांसफर मालूम है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस यूज करेंगे, क्योंकि अब यहाँ प्रोसेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करेंगे प्रोसेस के लिए। तो अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics for a process, apply first law of thermodynamics for a process। क्या होता है जी, देखिए dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यही पढ़ा है आपने। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। dq हमें दिया हुआ है -2000 इज इक्वल टू du, dw हमें दिया हुआ है -5000। तो यहां से हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो du इज इक्वल टू -2000 प्लस 5000। So du will be 3000 किलो जूल, और ये प्लस में आएगा माय डियर। प्लस का मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी वहां पर इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, तो आंसर विल बी +3000 किलो जूल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था और गेट एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन गेट 2012 में पूछा गया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है माय डियर, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एयर एयर इंटर्स एन एडियाबैटिक नोजल। माय डियर, एयर क्या है? एयर आपका गैस है, और गैस नोजल में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो है। यहाँ पर क्या है माय डियर? दिस इज द केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो, ओके। तो यहाँ पर देखिए नोजल, इस तरह का आपका नोजल रहेगा। दिस इज योर नोजल। कंप्रेसिबल फ्लो है माय डियर। कंप्रेसिबल फ्लो में मैक नंबर के अकॉर्डिंग आपका जो है नोजल का शेप चेंज होता है। दिस इज सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2, दिस इज योर नोजल। और क्वेश्चन में देखिए एडियाबैटिक नोजल है, दैट मीन्स ये इंसुलेट किया गया है। एडियाबैटिक वर्ड्स को देखकर ही आपको समझ जाना है कि ये इंसुलेट किया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए 300 किलो पास्कल पर इंटर कर रहा है, दैट इज 1 पॉइंट पर हमें प्रेशर दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू 300 किलो पास्कल। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है T1 500 केल्विन, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है 1 पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद पढ़िए इट लीव्स द नोजल एट 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल प्रेशर पर लीव कर रहा है, दैट मीन्स 2 पॉइंट पर प्रेशर दिया हुआ है P2 100 किलो पास्कल। वेलोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है C2 180 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए द इनलेट एरिया इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनलेट एरिया दिया हुआ है हमें कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनलेट एरिया को आप यहाँ पर A1 लिखेंगे। A1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर Cp इज 1008।
Cp का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1008 जूल पर केजी केल्विन। इतना चीज हमें गिवन है, ठीक है। और हमसे अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। दोनों क्वेश्चन को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ओके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर, द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द एयर इज, आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन है द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल इन सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पर एग्जिट पर आपसे एरिया पूछा जा रहा है, टेम्परेचर भी पूछा जा रहा है माय डियर, और एरिया भी पूछा जा रहा है। ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एग्जिट पर टेम्परेचर क्या होगा, एरिया क्या होगा। अब देखिए, अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है माय डियर, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि सर नोजल का आपने शेप ऐसा क्यों बनाया है, नोजल का शेप आपने ऐसा क्यों बनाया है, कि कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो देखिए माय डियर, आप अपने मन से कोई भी शेप बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लो है, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होगा कि किसका एरिया ज्यादा होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा होगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो में माय डियर नोजल का शेप हमेशा ये होता है, कन्वर्जिंग टाइप, इस टाइप का ये हमेशा नोजल होगा, ओके। लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लो है, कंप्रेसिबल फ्लो है, तो वहां पर नोजल का शेप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है माय डियर, ये भी हो सकता है, दोनों शेप हो सकता है। और ये डिपेंड करता है मैक नंबर पर, ये दोनों शेप नोजल का हो सकता है कब, कंप्रेसिबल फ्लो के केस में। और ये डिपेंड करेगा मैक नंबर पर, दैट मीन्स फ्लो आपका कैसा है, सबसोनिक फ्लो है या सुपरसोनिक फ्लो है, उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये सभी चीज आप पढ़ेंगे पावर प्लांट में। तो अभी इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि इसका शेप, यहाँ पर देखिए, इसको मान लीजिए वन फिगर, इसको मान लीजिए सेकंड फिगर। तो अभी आपको ये क्वेश्चन देख के ये समझ में नहीं आएगा कि कंप्रेसिबल फ्लो तो है, बट हम नोजल का फिगर कैसे ड्रॉ करें। तो या तो फिगर वन हो सकता है या तो टू हो सकता है, क्योंकि हमें एरिया नहीं पता, एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसा शेप होगा। मान लीजिए टू सेक्शन पर, यहाँ पर टू सेक्शन पर आपने एरिया फाइंड किया और वो एरिया A1 से ज्यादा आ गया, तब तो ये फिगर सही है आपका। और अगर A2 कम आ गया तो कौन सा फिगर होगा जी, तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट फिगर जो आप बनाए हैं वही नोज का फिगर रहेगा, ओके। तो अभी फिलहाल कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा फिगर सर क्यों बनाए हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये फिगर चेंज हो जाए, बाद में हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो चेंज हो जाए, क्योंकि कंप्रेसिबल फ्लो है। यहाँ पर कन्वर्जिंग नोजल भी हो सकता है, डाइवर्जिंग नोजल भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, चलिए। तो उसमें हमको उतना ध्यान नहीं देना है, आप लोग को भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि नोजल का शेप क्या होगा, ये बस समझने के लिए है। हमें यहाँ पर टेम्परेचर पूछा जा रहा है एंड एरिया पूछा जा रहा है। तो चलिए निकालते हैं, आप लोग ध्यान देंगे माय डियर। अब ये नोजल है तो आप क्या करते हैं, नोजल के केस में आपने फॉर्मूला देखा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, याद कीजिए, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू बराबर H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फिर भी आप, बेहतर है कि आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए एस एफ ई, अप्लाई एस एफ ई। तो एस एफ ई क्या है माय डियर, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू प्लस GZ2 प्लस W। अब चूंकि नोजल है तो मैंने बताया था आपको कि नोजल के केस में वर्क ट्रांसफर जीरो होगा, ये नोजल इंसुलेटेड है, दैट मींस क्यू भी जीरो होगा, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको जेड नहीं दिया हुआ है, तो GZ1 GZ2 कैंसल आउट हो जाएगा, बट हमें वेलोसिटी गिवन है। तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू
H2 प्लस C2² 2। ये हमें मिल रहा है नोजल के केस में एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। बट एक चीज ध्यान देना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है माय डियर, एयर लिखा है। यहाँ पर नोजल से एयर का फ्लो हो रहा है और एयर को हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। एयर को हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट करते हैं। और आइडियल गैस के लिए माय डियर H इज इक्वल टू क्या होगा, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस H इज इक्वल टू क्या होता है, Cp इंटू टी होता है माय डियर। Cp इंटू टी मैंने बताया था आपको, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। H इज इक्वल टू Cp इंटू टी। अब यही आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 H1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, Cpt1 प्लस C1² 2 इज इक्वल टू H2 के जगह पर क्या लिखेंगे, Cpt2 प्लस C2²/2। अब यहां से देखिए Cp, Cp यहां पर दिया हुआ है आपको कितना, 1008, 1008। T1 हमें गिवन है, T1 कितना है देखिए 500 केल्विन प्लस C1 कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू Cp इंटू T2, 1008 इंटू T2 हमें निकालना है प्लस C2², C2 कितना है जी 180, 180 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई। अब यहाँ पर आप यूनिट भी चेक कर सकते हैं कि क्या यूनिट यहाँ पर सही लिया गया है। बिल्कुल सही लिया गया है माय डियर, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए इसका यूनिट क्या होगा, इस टर्म का यूनिट क्या होगा। 1008 जूल पर केजी केल्विन में है और 500 केल्विन में है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, जूल पर केजी। और ये जो आप टर्म देख रहे हैं C1²/2, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या उसे हम लोग जूल पर केजी बोलते हैं। दैट मीन्स हमारा यूनिट सही है, ठीक है। दोनों टर्म का यूनिट सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1008 इंटू 500 प्लस Q1 कितना था जी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1008 इंटू T2 हमें फाइंड करना है और प्लस वेलोसिटी C2 क्या था 180, 180 इंटू 180 डिवाइड बाई 2, इतना ही था। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 से 50 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया, ये 2 से 90 टाइम्स में कैंसल आउट हो गया, प्लस 50 इज इक्वल टू 1008 इंटू T2 प्लस इतना आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा देखिए, 1008 इंटू T2 इज इक्वल टू 504050 माइनस 16200, कितना आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए का वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना आएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 504050 माइनस 16200, ठीक है। तो ये आपका आ गया 487850। अब इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 487850
इसमें डिवाइड कर दीजिए 1008, तो ये कितना आ जाएगा देखिए। ये आपका आ गया 483.98, इतना केल्विन। तो T2 ये अप्रोक्स कितना होगा जी, 484 केल्विन। तो एग्जिट पर टेम्परेचर कितना होगा माय डियर, 484 केल्विन। सो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल, नोजल का एग्जिट एरिया कितना होगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो आप अपना दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ पर नोजल का केस हमें दिया हुआ है और हमसे एरिया पूछा जा रहा है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंप्रेसिबल फ्लो, यहाँ तो कंप्रेसिबल फ्लो है, तो कंप्रेसिबल फ्लो के केस में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ρ1 A1 V1 बराबर ρ2 A2 V2। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और आपका आसानी से एरिया निकल जाएगा। आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब क्या है माय डियर, रेट ऑफ मास फ्लो कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस ρ1 A1 V1। तो V1 के जगह पर मैं यहाँ पर C1 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी को C से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू ρ2 A2 इंटू C2। ओके, ये किसके लिए है, ये है कंप्रेसिबल फ्लो के लिए, और कंप्रेसिबल फ्लो, और कंप्रेसिबल। आइए अब यहां से देखिए, ρ1, ρ1 क्या हो जाएगा, A1 इंटू C1 डिवाइड बाय स्मॉल v1 इज इक्वल टू A2 इंटू C2 डिवाइड बाय स्मॉल v2। देखिए माय डियर, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, यही होता है जी। तो आप दोनों में क्या रिलेशन देख रहे हैं, डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन देख रहे हैं, तो डेंसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वही चीज मैंने बस यहाँ पर किया है, जहां पर ρ1 है तो ρ1 के जगह पर क्या लिखेंगे आप, 1/V1, ρ2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1/V2। वही बस मैंने यहाँ पर किया है। आइए अब देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है माय डियर, वो होता है PV इज इक्वल टू MRT। आप मास को यहां पर ले आइए, वॉल्यूम के नीचे ले आइए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। अब यहां से देखिए P इंटू वॉल्यूम बाय मास को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू RT डिवाइड बाय P। क्योंकि यहाँ पर एयर है इसीलिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, और उसी से हम लोगों ने निकाल लिया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, RT डिवाइड बाय P। तो यहाँ से आप आसानी से पुट कीजिए, तो A1 इंटू C1 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एंट्री V1, V1 क्या हो जाएगा, RT1 डिवाइड बाय P1, ये लिखेंगे आप, इज इक्वल टू A2 इंटू C2, T2 को आप क्या लिखेंगे, RT2 डिवाइड बाय P2। अब यहां से देखिए माय डियर, ये R कैंसल आउट हो गया, तो आपका क्या एक्सप्रेशन बच रहा है, A1 C1, P1 ऊपर चला गया डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू A2 इंटू C2, P2 ऊपर चला गया माय डियर डिवाइड बाय T2।
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको मालूम है। ए वन कितना दिया हुआ है आप देख लीजिए क्वेश्चन में। ए वन कितना दिया हुआ है हमें, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी वन कितना है, 10। प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है माय डियर, P1 हमें दिया हुआ है 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल। P1 कितना है, 500 केल्विन। ए टू हमें फाइंड करना है। C2 हमें 180 दिया हुआ है। P2 P2 हमें 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, डिवाइड बाई T2 हमने निकाला 484 केल्विन। एक बार चेक कर लेते हैं कि P2 100 ही है ना, बिल्कुल 100 ही है। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने यूनिट चेंज नहीं किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो वही आपने पुट कर दिया। तो माय डियर चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर T1 मीटर पर सेकेंड में है, T2 भी क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। P1 किलो पास्कल में है, P2 भी किस में है, किलो पास्कल में है, कैंसल आउट हो जाएगा। ये केल्विन में, ये भी केल्विन में, इसका क्या मतलब है कि A1 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो A2 भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और वही हमें फाइंड करना है। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हमें एरिया निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से ये डबल जीरो कैंसल आउट हो गया, 5 से 2 टाइम्स में तो ये कितना आ गया, 3 2 जा 6, 480। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इंटू 484 इज इक्वल टू A2 इंटू 18000। तो यहां से आपका A2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 480 इंटू 484 डिवाइड बाय 18000। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 12.9 12.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एग्जिट का एरिया कितना होगा माय डियर, 12.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और यही हमें पूछा जा रहा था। तो देखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने जो बताया था आपको, ये स्टार्टिंग में तो आपको फिगर इसका नहीं पता चलेगा कि कौन सा फिगर होगा, लेकिन अभी आपने यहाँ पर क्या देखा कि इनलेट का एरिया 80 है, बट एग्जिट का एरिया हमें कितना मिल रहा है, 12.9 मिल रहा है। तो क्या ये फिगर बनेगा नोजल का, नहीं। तो इस केस में नोजल का फिगर कौन सा बनेगा जी, नोजल का फिगर ये वाला बनेगा, क्योंकि एरिया एग्जिट पे डिक्रीज है, हट चुका है। तो ये वाला एरिया आपका सही रहेगा। दिस सेक्शन 1, दिस इज सेक्शन 2। बात समझ में आया जी, ओके। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काफी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है स्टीम एट एन इनिशियल इंथैल्पी, स्टीम के पास इनिशियल इंथैल्पी कितना है, 100 किलोजूल पर केजी, एंड इनलेट वेलोसिटी कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड। इंटर्स एन इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल नोजल, एक हॉरिजॉन्टल नोजल में इंटर कर रहा है। आप एक नोजल बनाइए, ये हॉरिजॉन्टल नोजल है माय डियर, और ये इंसुलेटेड है, दिस इज इंसुलेटेड। इट लीव्स द नोजल एट 200 मीटर पर सेकेंड, यानी दिस इज सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन 1। तो C1 इंथैल्पी पहले देखिए, H1 कितना दिया हुआ है, H1 हमें दिया हुआ है 100 किलो जूल पर केजी, एंड वेलोसिटी कितना दिया हुआ है C1 इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब आइए 2 सेक्शन पर। तो 2 सेक्शन पर माय डियर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी यहाँ पर हमें दिया हुआ है C2, 200 मीटर पर सेकेंड। तो द एग्जिट इंथैल्पी विल बी, H2 क्या होगा माय डियर, ये हमसे पूछा जा रहा है।
H2 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पर इंथैल्पी और वेलोसिटी के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि यहाँ पर SFE अप्लाई कीजिए। आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या यूज करेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। डायरेक्ट आप इसका यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, H1 और H2, H1 यहाँ पर किलो जूल पर केजी में है और वेलोसिटी तो जूल पर केजी में है। वेलोसिटी का जो टर्म है C1 स्क्वायर बाई 2 या C2 स्क्वायर बाई 2, इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। तो मैंने क्या बताया था, यदि H किलो जूल पर केजी में होगा तो वेलोसिटी के टर्म में हम लोगों को 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000। अब बस वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें हमें H2 निकालना है, तो H2 इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर, H2 विल बी H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 माइनस C2 स्क्वायर बाई 2000। H1 कितना है, H1 देखिए 100 है, प्लस यहाँ पर 2000 एलसीएम हो गया, ऊपर में क्या होगा C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर। C1 कितना दिया है माय डियर, 100, 100 का स्क्वायर माइनस C2 कितना दिया हुआ है, 200। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 100 प्लस 100 माइनस 4 डिवाइड बाय 2000। तो यहां से देखिए माय डियर, 100 माइनस यानी 85 किलो जूल पर केजी। तो देखिए हमारा H2 निकल चुका है, H2 कितना आएगा, 85 किलो जूल पर केजी आएगा। ठीक है, तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था और ये गेट एग्जाम 2016 में पूछा गया हुआ था। ओके, तो इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं माय डियर। आपने क्या किया, बस SFE आपने लिखा, और चूंकि यूनिट यहाँ पर डिफरेंट था, H किलो जूल पर केजी में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी वहां पर C स्क्वायर बाई 2 टर्म में 1000 से डिवाइड करना होगा, तब जाके दोनों का यूनिट सेम होगा। तो वो हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद हमें H2 निकालना था, तो हम लोग आसानी से H2 निकाल। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं माय डियर, प्लीज आप ध्यान देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा गया हुआ है। आइए पढ़िए क्वेश्चन को। ए बैलून कॉन्टेनिंग एन आइडियल गैस, एक मान लीजिए बैलून है और इसमें आइडियल गैस रखा, इज इनिशियली केप्ट इन एन इवैक्यूएटेड एंड इंसुलेटेड रूम। इसको क्या किया गया, एक इवैक्यूएटेड इंसुलेटेड रूम में रखा गया। ये रूम क्या है, इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड। और ये रूम इंसुलेटेड भी है माय डियर, इंसुलेटेड भी है। दैट मीन्स वहां पर हीट ट्रांसफर क्या होगा, हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा माय डियर। ओके, फिर देखिए, द बैलून रप्चर्स एंड द गैस फिल्स अप द इंटायर रूम। ये बैलून फट जा रहा है और ये पूरा आइडियल गैस जो है इस रूम में स्टोर हो जा रहा है, इस रूम में क्या हो रहा है, ये भर जा रहा है। अब आपको याद आएगा कि ये कौन सा केस है, ये है माय डियर फ्री एक्सपेंशन। दिस इज द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। आपने, मैंने बताया था आपको, फ्री एक्सपेंशन। आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द एंड ऑफ द एबव प्रोसेस। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि फ्री एक्सपेंशन के केस में माय डियर, क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैस भी है,
ठीक है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था when an when an ideal gas when an ideal gas is undergoing free expansion is undergoing free expansion tension then, तो वहां पर मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था। इनिशियल इंटरनल एनर्जी एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों सेम होगा। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था टी इनिशियल एंड टी फाइनल दोनों सेम होगा। एंड थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था इनिशियल इंथैल्पी विल बी इक्वल टू फाइनल इंथैल्पी। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया था जब आइडियल गैस फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस कर रहा होगा तब। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी उस गैस का कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आइडियल गैस है उसका इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी दोनों कांस्टेंट रहेगा। वो आप देख पा रहे हैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी बराबर है, इनिशियल इंथैल्पी और फाइनल इंथैल्पी दोनों बराबर है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। या आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और सेकेंड मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं। सेकेंड मेथड वो क्या है, यहाँ पर आप देखिए हीट ट्रांसफर जीरो है, वर्क ट्रांसफर भी जीरो होगा। याद कीजिए फ्री एक्सपेंशन वर्क जीरो होता है, फ्री एक्सपेंशन वर्क। तो फर्स्ट लॉ जब हम लोग यूज करेंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो डी क्यू जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू जीरो। तो यहाँ से डी यू इज इक्वल टू जीरो, डी यू को आप क्या लिखेंगे यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू जीरो, यानी यू टू बराबर यू वन। इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। और जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है आइडियल गैस का, तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है आइडियल गैस के लिए फ्रॉम जूल्स लॉ। तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडियल गैस का इंथैल्पी भी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंथैल्पी भी कांस्टेंट होगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, both internal energy and enthalpy of the gas remains constant। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वो मैंने आपको करवाया। इससे आसान आसान क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हुए हैं, बट वो सभी क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं वो सब क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, जो भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को आज यहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन के साथ। अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर जैसे ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होगा तो फिर वहां पर भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ में आ गया हो आपको। ठीक है, तो एक बार मैं लास्ट में आपको फिर से बता दूं, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए माय डियर, चलिए तो थैंक यू, बाय बाय।